सर, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर से वही शराइत और वही बयानात एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। सदर ट्रंप कह रहे हैं, एक बार फिर से धमकी दे रहे हैं कि अब ज़्यादा ख़तरनाक बनकर वो सामने आएंगे और ईरान के लिए बेहतर है कि वो अभी बात समझ जाए वरना वहाँ कुछ नहीं बचेगा। कैसे पूरी सिचुएशन को देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया है ना। मेरे ख्याल में सिचुएशन जो है ना वो रेजोल्यूशन की तरफ जा रही है। हमें पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए कि इवन चाइना के विजिट के बाद अमेरिका ने जो ये सीज फायर है इसको खत्म नहीं किया और कोई अभी इस तरह के एक्शंस नजर नहीं आ रहे कि जंग दोबारा शुरू होने वाली है। सो मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये जो इस वक्त स्टेटस को है कि नो पीस नो वॉर वाली स्टेट जो है ये अभी फिलहाल कंटिन्यू करेगी और एक वॉर ऑफ नर्व्स दोनों कंट्रीज के बीच के अंदर मौजूद रहेगी। देखिए, मेरे नजदीक जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का जो विजिट है टू ईरान वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की लास्ट डिच एफर्ट है कि किसी तरीके से एक अच्छे सालिसी का किरदार अदा करते हुए हम जो है एक कोई मुआहदा करवा सके। देखिए, ईरान को भी अब ये सोचना चाहिए कि क्या कहते हैं कि दुनिया की नजरों में वो ये जंग जीत चुका है। हम ऑलमोस्ट 80th डे ऑफ वॉर के अंदर मौजूद हैं और पूरी दुनिया अब ये जानती है कि अमेरिका जो है वो इधर आके फंस गया है। लेकिन क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और दुनिया को ऑयल और गैस की सप्लाई रुकी हुई है, सो दुनिया जो है ना स्लोली एंड ग्रेजुअली रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। तकरीबन सारी दुनिया में इंक्लूडिंग अमेरिका लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत महंगा हो गया है और एक ऑर्डिनरी पेचेक टू पेचेक अपनी जिंदगी गुजारता है, उसको अब एहसास होने लगा है कि अब ये जंग जो है उसकी नॉर्मल जिंदगी पर इफेक्ट कर रही है। सो अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है उसके हलीफों का और उसकी अपनी इलेक्टोरेट का कि वो किसी तरीके से इस जंग को खत्म करे। सो मैं है ना बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूं। मुझे बहुत उम्मीद है कि 2-3 हफ्ते के अंदर जो है ये एक इनिशियल मुआहदा हो जाएगा और उसके बाद जो है वो लॉन्ग टर्म जो है ना मुआहदे के लिए एक सेटअप बन जाएगा, एक फ्रेमवर्क भी सामने रखा जाएगा। तो खान साहब ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल सामने है उसमें हम मुज़ाकरातकार का किरदार अदा कर रहे हैं, बड़ा इफेक्टिवली कर रहे हैं। कहीं मोहसिन नकवी साहब तेहरान में मौजूद हैं और कहीं वज़ीर आज़म जो है शो कर रहे हैं कि इस वक्त एक और दौर होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब जहां ये कहा जाता है कि ईरान पर इसलिए एतबार नहीं किया जा रहा कि वो टाइम बाय करता है और करता आया है, इसलिए इतने सालों पे साल गुजर गए, इतने सदूर से गुफ्तगू हुई तब भी कोई मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका और जो हतमी शक्ल इख्तियार किया उसको इस सदन ने तोड़ दिया। तो आप क्या देखते हैं कि इस वक्त जो इनके बयानात हैं क्या वो भी टाइम बाय कर रहे हैं अमेरिका के लिए, क्योंकि मिलिट्री बिल्डअप मौजूद है, तैयार खड़े हैं ये दोबारा रिज्यूम करने के लिए वो सारी सूरत हाल, लेकिन इस वक्त बयानात ही सिर्फ एग्रेशन में सामने आ रहे हैं? अली, वेरी रिस्पेक्टफुली मैं आपके ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करूंगा। देखिए, ईरान ने और जेसीपीओ के तहत ऑलरेडी प्रेसिडेंट ओबामा के साथ एक मुआहदा कर लिया था। उसकी सारी जो क्या कहते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वो अंडर द एनपीटी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स के लिए खुली हुई थी और वो हॉर्मुज भी खुला हुआ था और उसने अभी तक यानी कि इन द लास्ट 100 इयर्स अपने गल्फ नेबर्स को के ऊपर कोई अटैक नहीं किया था। सो ईरान वाज नॉट द थ्रेट, नाइदर ये जो इस जंग के अंदर ईरान इज द अग्रेसर। ये देखिए, ऑल्दो अब हम अमेरिका और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं अली इस जंग को, लेकिन ये जंग तो अमेरिका की कभी थी ही नहीं। ये तो जंग इजराइल की थी और अमेरिका ने इजराइल का साथ देते हुए ईरान के ऊपर अटैक किया था। अब जो स्टेट ये हो गई, अगर आपको मैं थोड़ा सा याद कराऊं कि जब हमारे फील्ड मार्शल गए थे, जब इनिशियल सीज फायर हुआ था और हमारे फील्ड मार्शल ईरान गए थे, तो ईरान ने हमारे कहने के ऊपर यकतरफा तौर के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दी थी। लेकिन फिर अमेरिका
इजराइल के प्रेशर में बैकआउट कर गया और अब ये टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन है। सो मेरे नजदीक का ईरान जो है ना, उसके बहुत ज्यादा कंसर्न्स इस बात पर है, क्योंकि वो ये समझता है कि जो है ना, अमेरिका और इजराइल जो है वो ट्रस्टवर्दी कंट्रीज नहीं है कि जिनके साथ मुआहदा करके वो सेफ गार्ड हो जाए। यानी कि वो इस बात से डर रहे हैं कि उनके ऊपर दोबारा चौथी मरतबा अटैक ना हो जाए। सो इस चीज को रोकने के लिए वो चाहते हैं कि कोई इंटरनेशनल गारंटीज हो। अगर आप देखें कि जब 13 मई को प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा शुरू हुआ तो उससे एक हफ्ता पहले ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर इराकची जो थे वो बीजिंग में बैठे हुए थे और उन्होंने क्या कहते हैं चीन को इस चीज पे कन्विंस कर लिया है कि क्या कहते हैं कि एक ये स्टेलमेट वाली कंडीशन उस वक्त तक रहनी चाहिए जब तक चीन या रशिया जो है उसको एक गारंटर के तौर पर नहीं मान लिया जाता, सो दैट अगर कोई पीस डील होती है तो कोई इंटरनेशनल गारंटी होनी चाहिए। जहां तक अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स का ताल्लुक है अली, मेरे नजदीक अमेरिका की बहुत कैपेबिलिटी है कि वो ईरान के ऊपर और तबाही डाल सकता है, लेकिन इस तबाही की वजह के बाद क्या वो तेहरान के घुटने टिकवा देगा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आप जानते हैं खान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये तबाही की बात करना चाहेगा। इस वक्त तो तबाही की बात तो सामने है हमारे कि वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इस वक्त जो वॉर है वो तो वॉर ऑफ एट्रिशन है कि कितनी देर तक कोई बर्दाश्त कर सकता है किसी पर जारहियत बरकरार रखना या जारहियत को बर्दाश्त करना, ये तो उसकी गेम है। जी एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है कि अमेरिका के लिए ये मुश्किल इसलिए होता जा रहा है कि देखिए अमेरिका हजारों मील दूर अपने मुल्क से उसने ये ब्लॉकेड मेंटेन रखा हुआ है। वो ऑलमोस्ट यानी कि ऑलमोस्ट $1 बिलियन अ डे खर्च कर रहे हैं टू मेंटेन ये जो बिल्डअप है। और ईरान वो बैठा हुआ है। ईरान का हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान के ऑयल वेल्स जो है वो ओवरफ्लो कर जाएंगे, उसका वो हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में इस वॉर ऑफ नर्व्स को जो है ना इवेंचुअली अगर कोई खत्म करा सकता है तो वो पाकिस्तान करा सकता है। exactly. सर मैं इसी तरफ आना चाह रही थी। ईरान के लिए भी डेफिनेटली बका की जंग है और वो इसे लड़ रहा है। रोल ऑफ पाकिस्तान पर बात करते हैं, मीडिएशन में जो हमारा किरदार है, जिस तरह से अभी मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर रोका गया है, ये एक बड़ी चीज़ है। डेफिनेटली हम एक सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं जिसको पूरी दुनिया मान रही है, दोनों फरीकैन मान रहे हैं, और अब तक अगर हम कहें कि अभी तक पीस है और जंगबंदी हुई हुई है, बेशक ये आर्जी जंगबंदी है, उसमें पाकिस्तान का मेजर रोल है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन फ्यूचर, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नियर फ्यूचर वो इस्लामाबाद में राउंड 2 देख रहे हैं, जिस तरीके से इस्लामाबाद टॉक्स हुई और पीस टॉक्स थी, उसके लिए अब दोबारा दोनों फरीकैन, आपने भी कहा कि रिजॉल्व की तरफ जा रहे हैं, बयानात एक तरफ, लेकिन अभी दोनों के लिए क्योंकि बेहतर नहीं है जंग, बल्कि पूरे रीजन के लिए बेहतर नहीं है, तो इस तरफ आएंगे और जल्द इस्लामाबाद में दोबारा बैठेंगे एक दूसरे के सामने। बिल्कुल है ना, आई टोटली एग्री विद यू। मेरे ख्याल क्योंकि दोनों जो मेन कॉम्बैटेंट्स हैं अमेरिका और ईरान, उनको एहसास हो गया है कि जंग इज नॉट द सोल्यूशन, ये स्टेलमेट है और दोनों में से कोई भी जो है वो पीछे नहीं हटेगा। जो पाकिस्तान का रोल है जिस तरह आप फरमा रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें मोहसिन नकवी साहब के इस विजिट को बहुत यानी कि सीरियसली ऑब्जर्व करना चाहिए। और मेरे ख्याल है वो इसीलिए गए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने निशानदेही की है कि वो ईरान को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गो कि आपको अमेरिका और इजराइल के ऊपर इत्मीनान नहीं है, लेकिन आप हम पर इत्मीनान करें और दोबारा इस्लामाबाद तशरीफ लाएं। और अगर उनका ये ईरान हमारी ये रिक्वेस्ट मान लेता है तो आई थिंक दिस विल बी अ बिग डेवलपमेंट। देखिए हिस्टोरिकली दुनिया की बड़े से बड़ी जंग भी जो है ना वो नेगोशिएशंस के बाद ही खत्म हुई, और दोनों को, अमेरिका और ईरान दोनों को एक एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जंग जो है ना अब एक रीजनल जंग नहीं रही, अब ये एक तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक वॉर बन चुकी है और जो है ना पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है, और पूरी दुनिया में जो गुडविल थी फॉर अमेरिका एंड ईरान वो दिन ब दिन कम हो रही है। वो इस वजह से नहीं कि कोई पॉलिटिकल उनको गेन हो रहा है, इस वजह से कि एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी
पूरी दुनिया में मुश्किल होती अच्छा, जा ये रही है। मिडिल ईस्ट में क्या सूरत हाल है इस वक्त? खान साहब, आप देख रहे हैं कि इतवार को हमला हुआ है जिसकी वजह से जो यूएई की जौहरी तंजीम है उसमें आग भड़क उठी थी। सऊदी अरब ने 3 ड्रोन्स गिराए हैं, कहा है कि उनको जवाब देने का हक हासिल है। आप वहाँ क्या सिचुएशन देख रहे हैं? मेरे ख्याल में देखिए, ये खासतौर पे यूएई के जो एटॉमिक रिएक्टर के जनरेटर के ऊपर जो अटैक हुआ है, ईरान ने ऑल्दो ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली उन्होंने मेरे ख्याल ये कह दिया कि ये अटैक उन्होंने नहीं किया है। सो मैं जो है ना, जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर कोई गेनर हो सकता है कि अगर जंग दोबारा छिड़ जाए, वो इजराइल है। ओके, सो मैं तो इसमें ना फॉल्स फ्लैग के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी देख रहा हूं राइट, कि ये ना हो के क्या कहते हैं कि जंग को दोबारा शुरू कराने के लिए इस तरह की ये यानी कि फॉल्स अटैक्स हो रहे हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि क्या कहते हैं, और ये बड़े अच्छी पॉजिटिव साइन है कि अगर आपने देखा हो कि इवन यूएई ने भी स्टेटमेंट ये दिए कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये ड्रोन्स कहां से आए। राइट, इसका मतलब है कि उनके दिमाग में भी ये है कि ये ईरान से नहीं आए हैं, कहीं और से आए हैं। ठीक, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि क्या कहते हैं कि जो गल्फ स्टेट्स हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बजाते खुद शामिल नहीं होंगी, क्योंकि अगर वो गल्फ स्टेट्स डायरेक्टली शामिल हो गई तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक लंबे अरसे के लिए बंद होगी और इन सब की इकोनॉमीज जो हैं, ये जो 7 गल्फ स्टेट्स हैं जो पर्शियन गल्फ में और गल्फ ऑफ ओमान में जिनके पोर्ट्स हैं, राइट, ठीक है ना, फिर उनकी सारी इकोनॉमी जो है ना वो खत्म बिल्कुल होती है। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे कि सिचुएशन जो इस वक्त है क्या, स्पॉयलर्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं और स्पेशली पाकिस्तान का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस जंगबंदी के लिए। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।